हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस, 10th का साइंस पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, क्लास 10th, है ना, क्लास 10th का साइंस, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है केमिकल रिएक्शंस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जिससे क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में हम लिखे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाकर यानी मिलकर नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है। यानी जब दो या दो से अधिक नए पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई पदार्थ ए है, ठीक है, और एक पदार्थ कोई बी है, तो ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, जिसका जो गुणधर्म होगा, जिसकी जो क्वालिटी होगी, ये दोनों से बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो जैसा आप इस रिएक्शन से समझ सकते हैं कि दो नए पदार्थ जो हैं ए और बी, दोनों अभिक्रिया करके यानी केमिकल रिएक्शन करके क्या बना, एक नए पदार्थ का निर्माण किया। यही जो है एक नए पदार्थ का निर्माण किया, और इसका जो गुणधर्म होगा इससे बिल्कुल ही अलग होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया उसी को कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, उदाहरण में आप देख सकते हैं कि दो अलग अलग पदार्थ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करते हैं तो जल बनाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, दो अलग अलग पदार्थ हैं, और ये आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। फिर दूसरा हम देख सकते हैं मैग्नीशियम, जो कि क्या है, सॉलिड अवस्था में है, प्लस ऑक्सीजन जो कि गैस अवस्था में है। जब ये अभिक्रिया करते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ देख सकते हैं इस उदाहरण, इस समीकरण से हम लोग समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं नोट, रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से पलट नहीं सकते हैं। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसको भौतिक विधियों से हम पलट नहीं सकते हैं, यानी उलट नहीं सकते हैं। उलटने का सेंस कि उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते, यानी जो एक बार अभिक्रिया करके बन गया फिर उसको हम दोबारा उसे जो है उसको पहले जैसा हम नहीं बना सकते। जैसे मान के चलिए चावल और पानी लिए, ठीक है, चावल प्लस पानी, ठीक है, चावल प्लस पानी जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, भात बनता है। तो क्या भात को आप फिर से चावल बना सकते हैं, उसमें पानी निकाल करके फिर भात को आप क्या वापस चावल बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। तो वही बोला गया है कि रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से पलट नहीं सकते, यानी रिवर्स नहीं कर सकते। यानी जो एक बार अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण हो गया तो फिर उसको पहले जैसा हम नहीं बना सकते हैं। तो उसमें भौतिक विधियाँ कौन कौन सी हैं जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया को पलट नहीं सकते हैं, उनमें से है वाष्पीकरण, यानी वाष्पीकरण करके भी हम जो है रासायनिक अभिक्रिया को उलट नहीं सकते हैं, या तो फिर ऊर्ध्वपातन, उपकेंद्रीकरण। तो ये था नोट में बहुत इंपॉर्टेंट बात कि रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से पलट नहीं सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण आप देख सकते हैं, भोजन का पकना, भोजन का जो पकना होता है वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही बनना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मैग्नीशियम रिबन को मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को जब रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। ये सारे क्या है, ये सारे जो हैं
रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। और इस सारे अभिक्रिया को रिवर्स नहीं किया जा सकता है किसी भी भौतिक गुण की वजह से। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। अब जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसके दौरान बहुत सी सारी चीज़ें जो होते हैं चेंजेज होता है, उसमें बहुत सारे चेंजेज आते हैं, परिवर्तन देखने को मिलता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन से परिवर्तन होते हैं वो देख सकते हैं। जैसे अवस्था में परिवर्तन होते हैं। अवस्था में परिवर्तन कहने का मतलब समझते हैं कि मान के चलिए कोई सॉलिड होता है तो अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लिक्विड बनाता है। ठीक है, और मान के चलिए कोई लिक्विड है तो क्या बनाता है, वो गैस बनाता है। तो अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी स्टेट में क्या होता है, फिजिकल स्टेट उसका क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, अगर कोई ठोस है तो अभिक्रिया करके द्रव बनाएगा, द्रव है तो गैस बनाएगा। ठीक है, तो ये होता है क्या, अवस्था में परिवर्तन होता है। रंग में भी परिवर्तन, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रंग में भी परिवर्तन होता है। तापमान में परिवर्तन होता है और गैस का उत्सर्जन। तो आपने देखा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसके दरमियान बहुत सारे गैस का भी क्या होते हैं, उत्सर्जन हो रहे होते हैं, यानी गैस भी रिलीज हो रहा होता है, गैस भी निकल रहा होता है। तो ये तो थे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। चलिए आगे बात कर लेते हैं अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, बात कर लेते हैं अभिकारक जिसको रिएक्टेंट बोलते हैं और उत्पाद जिसे प्रोडक्ट बोलते हैं ना। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। तो अभिकारक क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी एरो के इस साइड वाले जो होते हैं, एरो के इस साइड वाले जो होते हैं ये सारे क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं ना। क्या कहलाते हैं, अभिकारक, सारे अभिकारक कहलाते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रिएक्टेंट, है ना। और ये जो है ये हमारा हो जाता है प्रोडक्ट, इसको कहते हैं प्रोडक्ट यानी उत्पाद। तो अभिकारक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस रासायनिक समीकरण में क्या करें, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं और भाग लेकर के एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो एरो के इस साइड जितने भी होते हैं ये सारे क्या होते हैं, ये अभिकारक होते हैं। और एरो के इस साइड वाले क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं उत्पाद। ठीक है, तो चलिए डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। अभिकारक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, जैसे ए प्लस बी मिल के क्या बनाया, ए बी बनाया, सपोज दैट। तो ए और बी क्या है, ए और बी जो है ये है हमारे अभिकारक कहलाएंगे, यही जो है अभिकारक कहलाएंगे जो रासायनिक समीकरण में भाग लेते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब उत्पाद वैसे पदार्थ को कहते हैं जिनका निर्माण अभिकारकों से मिलकर होता है। अब ये क्या है, हमारा उत्पाद है। ठीक है, ये हमारा जो है प्रोडक्ट है जो अभिकारकों के मिलने के वजह से बनता है। तो उत्पाद वैसे पदार्थ को कहते हैं जिनका निर्माण अभिकारकों से मिलकर होता है, यानी ए बी जो हमारा बना है किसके मिलने से बना है, ए और बी के मिलने से ही हमारा जो उत्पाद है ए बी बना है। तो एरो के इस साइड जो होते हैं, एरो के इस साइड जो होते हैं सारे अभिकारक कहलाते हैं। अरे एरो के इस साइड जो होते हैं वो सारा प्रोडक्ट कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं रासायनिक समीकरण, है ना। अब बात कर लेते हैं रासायनिक समीकरण का, यानी केमिकल इक्वेशन का। अब आइए समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, दर्शाया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादकों के प्रतीक यानी सूत्रों को इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। यानी रासायनिक समीकरण में जो होता है, जो भी अभिकारक होते हैं, ठीक है, जो भी अभिकारक होते हैं उसको
उसके सूत्र से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, उसके सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। और उसके साथ साथ उसके भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है कि जो अभिकारक है वो ठोस है या लिक्विड है या फिर द्रव है, यानी सॉलिड है कि लिक्विड है या फिर गैस है। तो साथ साथ में उसकी अवस्था को भी दर्शाया जाता है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मैग्नीशियम रिबन को वायु ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो लिखा हुआ है, तो मैग्नीशियम क्या है हमारा, सॉलिड में है, क्योंकि एस क्या दिखाता है, एस का मतलब होता है कि सॉलिड अवस्था में जो हमारा एलिमेंट्स है वो क्या है, सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में। प्लस ऑक्सीजन क्या है, गैस में है। और जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो अभिकारक है और जो प्रोडक्ट है, तो उसके सूत्र के मुताबिक जो है निरूपित किया गया, दर्शाया गया। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को क्या किया जाता है, Mg से लिखा जाता है, ऑक्सीजन को O2 से लिखा जाता है। तो ये जो है उनके सूत्र के द्वारा क्या किया गया है, निरूपित किया गया है। और साथ ही साथ इसकी अवस्था को भी दर्शाया गया। जैसे मैग्नीशियम जो है ठोस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में है, तो इसको S लिखा गया है। और ऑक्सीजन अगर गैस अवस्था में है तो गैस लिखा गया है। ठीक है, इसी तरीके से क्या किया जाता है, इसकी अवस्था को भी बताया जाता है। अगर लिक्विड फॉर्म में है तो उसको L से लिखा जाता है, और अगर कोई जलीय विलयन हो, एक्वस हो, तो उसको AQ के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो ये था केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ठीक है, क्या करना है, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब पढ़ेंगे कि संतुलित समीकरण क्या होता है और संतुलित करना कोई भी रासायनिक समीकरण को क्यों आवश्यकता होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं HNO3 प्लस CaOH का होल थ्राइस जब अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, CaNO3 का होल थ्राइस प्लस H2O। ठीक है, तो इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करना है, बैलेंस करना के मतलब कि जो अभिकारक है, जो अभिकारक है और जो उत्पाद है, इसमें तत्वों की, परमाणुओं की संख्या क्या करनी, बराबर करनी। यानी तत्वों की जो परमाणु संख्या होती है, तत्वों की परमाणु संख्या को बराबर करना। तत्वों की तत्वों की परमाणु तत्वों की परमाणु संख्या आपस में संख्या क्या होती है, बराबर करना होता है। यानी जब अभिकारक का और उत्पाद का तत्वों की परमाणु संख्या अगर बराबर हो जाएगा दोनों साइड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो संतुलित समीकरण कहलाएगा। तो चलिए संतुलित करने के लिए सीखते हैं कैसे संतुलित किया जाता है। जैसा कि देख सकते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। तो हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है, यानी हाइड्रोजन जो है, इसके परमाणु संख्या को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 हो गया। अब बात कर लेते हैं अब बात कर लेते हैं अब बात कर लेते हैं अगर हम यहाँ पे भी अब 2 देते हैं तो देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन 2, 4। यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4। अब नाइट्रोजन यहाँ पे कितना, नाइट्रोजन 1, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 1। कैल्शियम यहाँ पे कितना, कैल्शियम यहाँ पे 1, यहाँ पे भी कैल्शियम 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ही आसान होता है। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या करना है कि जो परमाणुओं की संख्या होती है दोनों साइड, वो बराबर करना होता है। अब दूसरे का बात कर लेते हैं। इसका एक बैलेंस इक्वेशन करने के लिए एक अच्छा खासा सीरीज आएगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। उसका वीडियो बाद में अपलोड कर दूंगा। अब चलिए इसको बैलेंस करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 को जब अभिक्रिया करती है तो Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप सबसे पहले देख सकते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन जो है यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो है रिएक्शन थोड़ा सा गलत लिखा गया है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ पे हम NaOH प्लस H2SO4 को Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन जब गैस बनाती है तो आप यहाँ पे बैलेंस करते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। तो क्या करें, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 दे दिए, हाइड्रोजन 2 हो गया। अब हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन भी 2। ठीक है, सॉरी ये रिएक्शन जो है थोड़ा गलत है, यहाँ पे H2O होना चाहिए था। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, फिर 2 दे देते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 प्लस हाइड्रोजन 2 4 हो गया, टोटल हाइड्रोजन 4। यहाँ पे भी देख सकते हैं हाइड्रोजन क्या हो गया, टोटल 4। सोडियम 2, तो सोडियम भी 2। ऑक्सीजन कितना, 4 और 2 6, तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए 4 और 2 ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 6। ठीक है, सल्फ़र 1 और यहाँ पे भी सल्फ़र 1, तो ये भी रिएक्शंस क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, यानी जो रासायनिक समीकरण होते हैं उसको बैलेंस करना क्यों आवश्यक होता है बच्चों। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके बाद यानी जो उत्पाद प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। जब बराबर होगी तभी वो समीकरण जो है समीकरण संतुलित समीकरण कहलाएगी। और इससे एक क्या फ़ायदा होता है कि इसके दोनों तरफ के द्रव्यमान भी बराबर हो जाते हैं, यानी जब परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद का जब बराबर हो जाता है तो द्रव्यमान भी बराबर हो जाते हैं। ठीक है, द्रव्यमान भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने तरह के होते हैं, तो आप देख सकते हैं संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। सॉरी यहाँ पे उपचयन होगा, यहाँ पे उपचयन होगा। और अपचयन और उपचयन जब दोनों साथ साथ में हो तो उसको क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है ना। जब अपचयन और उपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ में हो तो अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये देख सकते हैं इतने सारे रासायनिक अभिक्रिया हैं जिसको हम लोग बारी बारी से बिल्कुल पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया है ना, पहला बात कर लेते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, कोयले का दहन यानी कार्बन ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन को जलने के लिए क्या ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी कोई भी पदार्थ को जलने के लिए क्या होती है, ऑक्सीजन का होना बहुत ही अनिवार्य है। बिना ऑक्सीजन का कोई भी पदार्थ बिल्कुल भी जल नहीं सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 अभिकारक यानी कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, आपस में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं। तो इसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करती है, उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं वियोजन अभिक्रिया, है ना। दूसरा है हमारा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, वियोजन का मतलब क्या होता है, वियोजन का मतलब हो जाता है टूटना। अब टूटना इसे ही पता चल रहा है कि टूटना यानी जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है वियोजन अभिक्रिया में कि कोई एक अभिकारक टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएगा। जैसे देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट जो है सॉलिड की अवस्था में है, उसको जब हीट अप्लाई करते हैं, इसमें क्या करते हैं हीट अप्लाई करते हैं तो आपस में टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभिकारक कितने हैं, यहाँ पे सिर्फ एकल अभिकारक जो है कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, उससे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप समझ गए होंगे। अब आगे बात कर लेते हैं ऊष्मीय वियोजन।
ठीक है। अब वियोजन वियोजन का मतलब होता है कि टूटना, यानी कोई भी रिएक्शंस जो होते हैं, कुछ कुछ अभिकारक ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो खुद उतना एबिलिटी नहीं होती है, ताकत नहीं होती है किसी रिएक्शन में कि वो खुद से करे। तो उसके लिए क्या होती है, उस रिएक्शन को करवाने के लिए बाहर से एक एजेंट को अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हीट। तो कैल्शियम कार्बोनेट पे जैसे ही हम हीट अप्लाई किए तो ये रिएक्शन करना स्टार्ट हुआ और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। ठीक है, तो इसी तरीके से कौन कितने तरह का वियोजन होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शंस को करवा सकते हैं। चलिए बात करते हैं उसी के बारे में। तो पहला है ऊष्मीय वियोजन। अभिकारक को ऊष्मा गर्मी द्वारा किया गया वियोजन को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। यानी जब अभिकारक को हीट देकर यानी गर्मी देकर उसको तोड़ा जाता है तो उसको विस्मीय वियोजन कहते हैं, विस्मीय ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को देख सकते हैं आप, हीट अप्लाई करके क्या किया गया, तोड़ा गया है, तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं विद्युत वियोजन। इसी से साफ पता चला कि विद्युत वियोजन में क्या है कि देख सकते हैं आप, करंट सप्लाई किया जाता है। करंट सप्लाई करके विद्युत धारा को सप्लाई करके ही उसे रिएक्शन करवाया जाता है। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन को ही विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे जल को जब जल में करंट सप्लाई करते हैं, विद्युत धारा प्रवाह करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन का रिलीज होता है। अब बात कर लेते हैं प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन सूर्य के प्रकाश में होने वाले वियोजन को ही प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे AgCl को जो अभिक्रिया कराएंगे किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के यानी सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में इसको अभिक्रिया कराएंगे तो Ag यानी सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस रिलीज होगी। तो प्रकाशीय वियोजन का जो इस्तेमाल होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में प्रकाशीय वियोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में जो है प्रकाशीय वियोजन का इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया, है ना। विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में विस्थापन कर देता है। यानी जो अधिक क्रियाशील होता है, जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से यानी क्या करता है, अलग कर देता है। ठीक है, क्योंकि आप देखते होंगे जो एलिमेंट्स होते हैं उसके एक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। मोर एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं ऊपर होते हैं, और उससे थोड़ा सा मीडियम वाले होते हैं, फिर लेस जो एक्टिव होते हैं वो नीचे होते हैं। वही बोलते हैं जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देते हैं यानी विस्थापन कर देते हैं। तो आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आयरन को जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बनता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आयरन है, आयरन जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, यानी आयरन जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है ये, तो आयरन अधिक क्रियाशील होने की वजह से इसको क्या किया, विस्थापित कर दिया यानी हटा दिया, और खुद क्या कर गया, कॉपर के जगह में खुद ये क्या हो गया, विराजमान हो गया, बैठ गया, और खुद बैठ करके क्या बनाया, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो देख सकते हैं कॉपर को उसके यौगिक से क्या किया, अलग कर दिया। यहाँ पे कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। क्यों, क्योंकि कॉपर जो है कम क्रियाशील है आयरन से, और आयरन जो है कॉपर को उसके यौगिक से अलग करके खुद उसके जगह पे आ जाता है। तो इस तरीके का रिएक्शन को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो होता है, और यहाँ पे जो होगा दो बार विस्थापन होगा। ठीक है, क्या होगा, दो बार विस्थापन होगा, वैसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में दो बार विस्थापन होते हैं इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से जब अभिक्रिया कराते हैं तो बेरियम सल्फेट प्लस NaCl बनाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेरियम जो है सोडियम से
बेरियम जो है सोडियम से अधिक एक क्रियाशील तत्व है। बेरियम की जो क्रियाशीलता है वो सोडियम से ज़्यादा है। तो बेरियम जो है सोडियम को उसके यौगिक से अलग कर दिया और उसके जगह पे खुद बैठ गया, और खुद बैठ करके क्या बना दिया, BSA4। यानी सोडियम को उसके जगह से हटा दिया, विस्थापित कर दिया, और उसके जगह पे खुद ही विराजमान हो गया। तो और विराजमान होकर क्या बनाया, BSF4, जबकि यहाँ पे क्या था, सोडियम था। तो BSF4 बना प्लस NaCl। ठीक है, अब क्या बना, अब बेरिलियम जो था, सोडियम जो था, ठीक है, ज़्यादा एक्टिव है, तो उसको हटा के विस्थापित करके क्या हो गया, NaCl खुद विराजमान हो गया, Na खुद विराजमान हो गया और NaCl बनाया। NaCl क्या है, साधारण नमक है जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, साधारण नमक है जिसे आम हम लोग जो घरों में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, साधारण नमक NaCl। तो ये था द्विस्थापन अभिक्रिया जिसमें 2 बार विस्थापन होती है। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं अपचयन और उपचयन। और यही अगर दोनों साथ में हो, अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ हो, तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं उपचयन अभिक्रिया का। पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना। यानी उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन में वृद्धि होगी, यानी ऑक्सीजन का क्या होगा, कंबाइंड होगा, जुड़ेगा, या तो हाइड्रोजन का ह्रास होगा। अगर दोनों में से कोई एक हो गया तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, क्या बनाया, CO2 बनाया। कार्बन प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करके CO2 बनाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, यानी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है कंबाइंड हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कंबाइंड हो रहा है, इसलिए इसे उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अब बात कर लेते हैं अपचयन अभिक्रिया का। पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन का ह्रास होना। तो अपचयन जो है ना, बिल्कुल उपचयन से उल्टा है। उसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था, जबकि अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और ऑक्सीजन का ह्रास होगा। ठीक है, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा, जुड़ेगा, हाइड्रोजन जो है जुड़ेगा। जैसा कि देख सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को जब अभिक्रिया कराएं तो कॉपर अलग हो गया और हाइड्रोजन यानी H2O बनाया, H2O बना, जल बनाया। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो था उसका ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। यहाँ पे कंबाइंड में था, जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ आके क्या हो गया, अलग हो गया, कॉपर से क्या हो गया, अलग हो गया, और हाइड्रोजन जो अलग था वो क्या हो गया, जुड़ गया। यानी यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। तो इस तरीके की अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब बात कर लेते हैं संक्षारण। ठीक है, संक्षारण क्या होता है, संक्षारण को हम लोग जो है कॉमन भाषा में जंग लगना जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जंग लगना, जंग लगना। जंग लगना ही क्या है, संक्षारण है। जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारित हो जाती है, यानी उसमें जंग लग जाती है। जब कोई भी धातु कोई भी धातु जो होती है वो ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में, पानी, हवा के कांटेक्ट में जब आएगी तो क्या होते हैं, वो जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। जैसे उदाहरण, लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत चढ़ जाना, चांदी पर जो होती है सिल्वर पर ब्लैक कलर का लेयर चढ़ जाता है ना, ब्लैक लेयर आ जाता है। अब तांबे पर हरी परत चढ़ना, तो ये सारे क्या हैं, संक्षारण के उदाहरण हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं विकृत गंधिता। बात कर लेते हैं विकृत गंधिता का। विकृत गंधिता होता क्या है, वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है, जिसके कारण स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। अक्सर आप लोग अपने घरों में देखे होंगे कि जो वसा युक्त और या तेलीय खाद्य सामग्री होती है, ठीक है, जो तेल से बना हुआ सामान होता है, जो तला हुआ होता है, उसको लंबे समय तक रखने पर क्या हो जाता है, उसके स्वाद में और गंध में परिवर्तन हो जाता है, बदलाव आ जाता है। अगर किसी को खाने वाले सामान को जो तेल युक्त है, जो तेल से तला हुआ है, उसको अगर बक्से के अंदर में रखेंगे तो उसका जो स्वाद होता है और गंध हो जाता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है और बक्से बक्से जैसा लगने लगता है ना। तो उसी तरीके से जितने भी तेलीय युक्त होते हैं खाद्य सामग्री, उसको लंबे समय पर वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिसके कारण जो है उसके स्वाद में
और गंध में बदलाव आ जाता है। इसी को विकृत गंधितता कहते हैं। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि चिप्स का या फिर लेज का जो भी पैकेट होता है, कुरकुरे का भी पैकेट जो होते हैं, ठीक है, तो हर तरह का जो पैकेट होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरे जाते हैं। क्या भरे जाते हैं? नाइट्रोजन गैस भरे जाते हैं, ताकि जो है उसमें किसी तरीके का जो गंध है और स्वाद है उसमें चेंज ना आए। ठीक है, तो पूछा जाता है अक्सर सवाल कि चिप्स की या कुरकुरे के जो पैकेट होते हैं उसमें कौन से गैस भरे जाते हैं, तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिन अभिक्रिया में उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता हो, यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पादन यानी प्रोडक्ट तो बनता ही हो, प्रोडक्ट के साथ साथ क्या हो, हीट भी रिलीज हो। क्या हो? प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी निकलता हो, वैसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जब मीथेन गैस को अभिक्रिया करवाया जाता है, यानी मीथेन गैस को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस क्या बनता है? हीट बनता है। ये क्या है? मीथेन गैस है ना? कौन सा है? मीथेन गैस है। तो मीथेन को ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस हीट बनता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा में हीट भी रिलीज हो रही है। तो ऐसी अभिक्रिया को जहाँ पे प्रोडक्ट के साथ साथ यानी उत्पाद के साथ साथ हीट भी निकलता हो, उत्पाद के साथ साथ हीट भी निकलता हो, उसे जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, है ना। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी वैसी अभिक्रिया जो खुद ना हो करके उस अभिक्रिया को कराने के लिए, यानी उस अभिक्रिया को तोड़ने के लिए प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी बाहर से एक एनर्जी की आवश्यकता होती है ताकि वो रिएक्शंस हो सकें। वैसी रिएक्शंस को, वैसी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट सप्लाई करते हैं, जो कि सॉलिड अवस्था में है, जब हीट सप्लाई करते हैं तो आपस में टूट करके क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती हो, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इस तरीके से जो हुआ है, इस चैप्टर हुआ समाप्त। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।